नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आपके लिए क्लास 9th एनसीईआरटी से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 1 है आज आपका पॉलिटी के लिए, जिसमें हम क्लास 9th एनसीईआरटी पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 से 2 अध्याय को आज हम कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक चैप्टर का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के क्लास में हम समकालीन विश्व में लोकतंत्र से भी, जो कि पुरानी एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ से भी कुछ प्रश्नों को देखेंगे और फिर जो है लोकतंत्र क्या और क्यों से भी कुछ प्रश्न देखेंगे। ज़्यादा प्रश्न आपके यहाँ पर नहीं होंगे, कुल मिलाकर 21 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। और इन 2 चैप्टर से अगर हम बात करें तो अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं 6 से 8 में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं इन 2 चैप्टर से। पीआरटी में अभी तक इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए 6 से 8 में पूछे गए। बाकी हमने पीआरटी के लिए पहले भी बता दिया है कि पीआरटी के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पढ़ना आपको सभी है, प्रश्न आपको सभी सारे करने हैं, एमसीक्यूज़ आपको सारे चैप्टर्स के करने हैं। क्योंकि एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ तो है नहीं, आज यही 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर पे 21 एमसीक्यूज़ हैं, 21 प्रश्न, कोई ज़्यादा नहीं है। कुछ प्रश्न आपको हो सकता आते हो, कुछ नहीं आते हो, तो आप यहाँ पर सीखने के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपका कोई एग्ज़ाम चल रहा है, तो आप लाइव सेशन में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए और लाइव सेशन में आप जुड़कर एक फील भी कर सकते हैं कि टेस्ट जैसा आपको फील भी होगा। और आप अपना कमेंट भी ज़रूर करा करिए कि आपको क्लास कैसी लगी, और साथ में लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि क्लास भी बहुत कम लोग देखते हैं और जो लोग देखते हैं वो लोग लाइक भी नहीं करते हैं। कमेंट की तो बात ही जो है बहुत दूर की है, तो आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि चैनल जो है आपके भी पार्टिसिपेशन से चलता है, अकेले हमारे तरफ से कितना भी रहेगा, तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से सहयोग कीजिए इस चीज़ को लेकर। चलिए आते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है। वर्ष 1973 में निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक तख्ता पलट हुआ था? ऑप्शन ए आपके सामने है चिली, ऑप्शन बी है अर्जेंटीना, ऑप्शन सी है मेक्सिको। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1973 में किस देश में सैनिक तख्ता पलट हुआ था? तो राइट आंसर है चिली। चिली देश में 1973 में तख्ता पलट हुआ था, सैनिक तख्ता पलट हुआ था। और 11 सितंबर 1973 को सल्वाडोर आयंदे की सरकार जो थी उसका तख्ता पलट हुआ था। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब 1973 में चिली में तख्ता पलट हुआ तो उस समय सरकार किसकी थी? तो सल्वाडोर आयंदे की सरकार उस समय चल रही थी। इस सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई किसने किया था? याद रखिएगा, चिली में हुए 1973 के सैनिक तख्ता पलट की जो अगुवाई की थी वो की थी जनरल आगस्तो पिनोशे ने। और ये जो चैप्टर्स हैं, यहाँ के जो प्रश्न हैं 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से 6 से 8 में आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। पिनोशे का बात करें तो पिनोशे का सैनिक शासन जो है समाप्त तब हुआ था जब इन्होंने 1973 में पिनोशे ने क्या किया? तख्ता पलट किया। तख्ता पलट करके ये सरकार में आ गए पिनोशे। उसके बाद अंततः जो है 1988 में पिनोशे का जो शासन था वो 1988 में समाप्त होता है। और तब समाप्त होता है जब इन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया, यानी लोगों से वोट डालने का बात किया कि आप जो है बताइए कि क्या आप हमें चाहते नहीं चाहते। और इस प्रकार जो वहाँ की जनता थी उन्होंने पिनोशे को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। और 1989 में इस प्रकार से लोकतंत्र की वापसी भी सुनिश्चित हुई चिली देश में। तो यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाने वाला अंतिम देश था? बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए। न्यूजीलैंड है, स्पेन है, दक्षिण अफ्रीका है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि सभी वयस्क पुरुष और स्त्रियों को, सभी वयस्क जो है जितने भी जनता है, जनता में जितने भी सभी वयस्क लोग हैं, सभी को समान रूप से जब वोट डालने का अधिकार होता है, मत डालने का अधिकार होता है, उनकी मतलब किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाता, तो हम उसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और इसको अपनाने वाला अंतिम देश जो था वो था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा, अंतिम देश था दक्षिण अफ्रीका। 1994 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाने वाला अंतिम देश था। और 1994 में आपको मालूम है कि दक्षिण अफ्रीका का नया संविधान बना था। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न आपका सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाने वाला प्रथम देश था? अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने वाला पहला देश कौन बना था, तब आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने कब अपनाया था? 1893 में। तो याद रखिएगा 1893 में न्यूजीलैंड अपनाया था। दूसरे
दूसरा देश था रूस, तीसरा था जर्मनी। तो न्यूजीलैंड सबसे पहले 1893 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अपनाने वाला प्रथम देश बना था। फिर अगला प्रश्न आपका है, भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कब अपनाया था? 1947, 1949, 1950। तो अगर आपका भारत के संदर्भ में पूछेगा कि भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कब अपनाया था, तो भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उस डेट से भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया था। क्लियर हो गया होगा आपको। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरे देश में अश्वेतों को किस वर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान किया था? या ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोगों को समान रूप से कब प्रदान किया गया था? तो दोनों का बात एक ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पूरा देश था, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या था कि एक थे गोरे लोग, वाइट लोग, दूसरे तरफ थे अश्वेत लोग जिनको ब्लैक बोला जाता था। तो अश्वेत लोगों को जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं था, गोरे लोग को था, और ये 1965 में जाकर ये प्रदान किया गया। तो अश्वेत लोगों को 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया था। और अमेरिका में भी पूछेगा किस वर्ष जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया, तो भी आंसर वही रहेगा, 1965। अगला प्रश्न आपके सामने है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन 1990, 1989, 1991। 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था सोवियत संघ। और सोवियत संघ, जिसको हम इंग्लिश में यूएसएसआर के नाम से जानते हैं, इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो रूस कर रहा था। सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ 1991 में इसका विघटन हुआ था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। किस वर्ष में नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है किस वर्ष नेपाल में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में आंदोलन शुरू किया गया था, आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 2005, 2006, 2007। तो बात करें नेपाल की, तो नेपाल में जो है लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, वो प्रारंभ हुआ था वर्ष 2006 में। और अंततः जो है लोकतंत्र कब स्थापित हुआ था नेपाल में? तो 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, राजशाही खत्म हुई थी। तो राजशाही जो है आधिकारिक रूप से कब खत्म हुई थी? 2008 में। और राजशाही को हटाने की प्रक्रिया कब से आरंभ हो गई थी? 2006 में। तो याद रखिएगा दोनों चीज़ें। फिर बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो म्यांमार में भी सैनिक तख्ता पलट हुआ था, सैनिक तख्ता पलट हुआ था। और म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का जो संघर्ष था वो आंग सान सूची के नेतृत्व में चलाया गया था। इनको काफ़ी साल तक इनको जेल में भी रखा गया था। इन्होंने इलेक्शन भी जीता था, चुनाव भी जीता था। चुनाव जीतने के बावजूद भी जो है यहाँ की जो सैनिक सत्ता थी, सैनिक सत्ता ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और अंततः इनको और इनके जो जितने भी करीबी लोग थे उनको जेल में डाल दिया। अंततः जो है इनको फ्री भी किया गया। आंग सान सूची म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी का प्रतीक भी मानी जाती है। तो आंग सान सूची यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? परमानेंट मेंबर्स आपको बताने हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट मेंबर्स कितने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या है वो है 5। और ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये 5 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। तो ये 5 देश हैं, याद रखिएगा। और ये 5 देश कैसे देश हैं? तो ये जो है परमानेंट सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। और इन 5 सदस्यों को वीटो पावर भी मिला हुआ है, वीटो पावर भी मिला हुआ। वीटो पावर का मतलब ये है कि मान लीजिए भारत जो है पाकिस्तान के किसी आतंकवादी, कोई नेता है, आतंकवादी नेता है, अगर उसके खिलाफ कुछ जो है प्रस्ताव लेकर जाता है यूनाइटेड नेशंस में, तो चीन क्या करता है? चीन इस पर रोक लगा देता है, वीटो लगा देता है। और वीटो कोई भी देश अगर किसी भी प्रस्ताव पर लगा देता है, तो अगर एक देश भी लगा देता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। तो इसको हम बोलते हैं वीटो पावर। तो वीटो पावर ये 5 देश के पास में है। और कुल मिलाकर यहाँ पर बात करें तो ये 5 देश जो है एक कह सकते हैं कि शक्तिशाली रूप से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं 5 देशों की एक हिसाब से चलती है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? अभी तक पूछा गया था अस्थायी सदस्य कितने हैं, अभी पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र
की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 10 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। और इन 10 सदस्यों का जो चुनाव होता है आम सभा 2 वर्ष के लिए करती है। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में, और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य पूछा गया, तो यहाँ पर आपको अस्थाई और जो है गैर अस्थाई, जो नॉन परमानेंट है, तो अस्थाई और गैर अस्थाई दोनों पूछा गया, तो इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 15। तो याद रखिएगा 5 है अस्थाई सदस्य और गैर अस्थाई सदस्य हैं 10। तो टेम्परेरी जो सदस्य हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं आम सभा के द्वारा, तो इनकी संख्या 10 है, अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है। तो टोटल कितने हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, कुल कितने सदस्य हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे टोटल 15। राइट आंसर यहाँ पर सी है 15। 10 सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आम सभा 2 वर्ष के लिए करती है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का, निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है। तो यह आपका एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? लोगों का संघर्ष, विदेशी शासन द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की चाह। तो लोकतंत्र के विस्तार में किससे मदद नहीं मिलती है यह आपको बताना है। तो अगर लोग संघर्ष करते हैं, तो अगर मान लीजिए लोग अगर अच्छी चीज़ के लिए संघर्ष करते हैं तो इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। मान लीजिए सरकार ने कोई गलत कानून पास किया, अगर जनता जो है विरोध करती है तो उससे क्या होगा, लोग संघर्ष करेंगे अपने अधिकार के लिए, तो इससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलेगा। तो ये तो सही है। फिर है उपनिवेशवाद का अंत, अगर किसी देश में जैसे भारत में उपनिवेशवाद का अंत हुआ तभी तो भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ, इस बात से आप सभी सहमत होंगे। तो उपनिवेशवाद का अंत भी लोकतंत्र को बढ़ावा देगा एक हिसाब से। लोगों की स्वतंत्रता की चाह, जब तक लोगों में स्वतंत्रता की चाह नहीं होगी तब तक जो है कैसे हम आज़ाद होंगे। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है लोगों की स्वतंत्रता की चाह से। लोगों की स्वतंत्रता की चाह से मतलब ये कि अगर सरकार कोई गलत कानून बनाए जिससे लोगों की स्वतंत्रता ही खतरे में आ जाए तो लोग क्या करेंगे, अपना वो दर्शाएंगे कि नहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो लोगों की स्वतंत्रता की चाह भी लोकतंत्र के विस्तार में मदद करती है। फिर ऑप्शन बी है विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। विदेशी शासन द्वारा आक्रमण होता है, ये कहीं से भी लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं करता है, ये नुकसान करता है। विदेशी शासन द्वारा जब आक्रमण किया जाता है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए, विदेशी शासन रूस ने आक्रमण किया किस पे, यूक्रेन पर। आज के डेट में देखिए यूक्रेन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पर देखिए यूक्रेन में लोकतंत्र ही नहीं बचा एक हिसाब से, ना इलेक्शंस हो पा रहे हैं, पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। तो लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलेगी विदेशी शासन द्वारा आक्रमण से। रूस और यूक्रेन का उदाहरण से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आज की दुनिया के बारे में कौन सा कथन सही है। ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया गया प्रश्न है कि आज की दुनिया के बारे में कौन सा कथन सही है। राजशाही शासन वह पद्धति है जो अब समाप्त हो गई है। तो बोला जा रहा है कि राजशाही शासन पद्धति अब समाप्त हो चुकी है। आज दुनिया में सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं। विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त के अब ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं। तो बोला जा रहा है कि विभिन्न देशों के बीच के संबंध है पहले के किसी भी वक्त के मुकाबले आज के डेट में कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है। तो आज की दुनिया के बारे में सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो राजशाही अभी तक समाप्त नहीं हुई है पूरी तरीके से, कई सारे देश में आज भी राजा हैं। आज दुनिया में यहाँ पर है सैनिक तानाशाह नहीं रह गए हैं। तो आप उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को याद कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को आप सभी लोग जानते होंगे। फिर है तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। विभिन्न देशों के बीच संबंध पहले के किसी वक्त के मुकाबले आज कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक है, ये बात सही है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत है, ताकि या क्योंकि। तो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस ही है, संयुक्त राष्ट्र ही है, तो संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र की ज़रूरत क्यों है। अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। विभिन्न देशों की बात का वजन सैन्य शक्ति के अनुपात में हो, यानी कि जिसकी सैन्य शक्ति ज़्यादा मजबूत हो उसकी बात चले, तो ये भी गलत बात है। देश को उनकी आबादी के अनुपात में सम्मान मिले, ये भी गलत बात है कि जिसकी ज़्यादा आबादी होगी उसको ज़्यादा सम्मान मिले। दुनिया के सभी देशों के साथ में समान व्यवहार हो, तो ये राइट आंसर है। एनसीईआरटी से ये 11, 12, 13 नंबर के क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिए गए हैं। राइट आंसर है दुनिया के सभी देशों के साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में लोकतंत्र की ज़रूरत महसूस की जाती है। कारण यही है कि सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए।
अगला प्रश्न है आपके सामने, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव, तो शासकों का चुनाव कौन करता है? शासकों का चुनाव कौन करता है? स्वयं शासक करते हैं, जनता करती है, या शीर्ष नेता करते हैं? तो लोकतंत्र, आपको मालूम है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप होता है जिसमें शासकों का जो चुनाव होती है वो कौन करती है? जनता करती है या लोग करते हैं। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं, चीन की संसद को क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है आपका। चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस आप सभी को मालूम है, अमेरिका की संसद को कहा जाता है, राष्ट्रीय जन संसद चीन की संसद को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला अंतिम देश कौन सा था 2011 में? तो 2011 में किस देश ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था, अंतिम देश बना था? तो ये था सऊदी अरब। सऊदी अरब ने वर्ष 2011 में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने का घोषणा किया था। तो 2011 याद रखिएगा, सऊदी अरब ने ऐसा किया था, और ये अंतिम देश था जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। इससे पहले सभी देशों ने दे रखा है, सिर्फ सऊदी अरब ही था जिसने नहीं दिया था, तो यही अंतिम देश था। फिर है, जिम्बाब्वे को किस वर्ष अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली? तो यहाँ पर किस वर्ष कर लीजिएगा, जिम्बाब्वे को किस वर्ष अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली? 1970 में, 1980 में, 1990 में। तो जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे में अल्पसंख्यक जो गोरे थे उनके शासन से मुक्ति मिली थी 1980 में। आंसर हो जाएगा बी, 1980। और रॉबर्ट मुगाबे के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष किया गया था। तो रॉबर्ट मुगाबे ने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था जिम्बाब्वे में, और जिम्बाब्वे 1980 में जो है कह सकते हैं स्वतंत्र हुआ था। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस देश ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया है? तो ऐसा किस देश ने किया है? एनसीईआरटी में दिया गया है इसके बारे में। तो भारत, पाकिस्तान या चीन? तो आपको मालूम है भारत में तो गूगल चलता है, पाकिस्तान भी ऐसा नहीं है, और राइट आंसर यहाँ पर चीन है। चीन ने कुछ कारणों से गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगा दी हैं, वहाँ पर अलाउ नहीं किया है, और इस प्रकार से जो है सूचना का जो मुक्त प्रवाह है उसको रोक दिया। तो राइट आंसर यहाँ पर चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है? तो आपको बताना है कि लोकतंत्र के पक्ष में कौन से तर्क हैं, यानी लोकतंत्र अच्छा क्यों है, इसके पक्ष में कौन से तर्क यहाँ पर है। ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन ए है आपके सामने, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इस प्रकार का प्रश्न आपसे टीआरई में पूछा गया है 6 से 8 में। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है, मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। सी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। तो लोकतंत्र के पक्ष में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प जो है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क को दर्शाते हैं, तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक। तीनों ही विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं, तीनों ही विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? अब यहाँ पर आपको बताना है कि लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क कौन सा नहीं है। लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, बात सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती हैं, ये भी बात सही है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ज़्यादा समृद्ध होने का मतलब है प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होती है, समृद्धि ज़्यादा होती है। तो क्या जो देश लोकतांत्रिक हो जाता है क्या वो हमेशा के लिए समृद्ध हो जाता है या दूसरों की तुलना में समृद्ध हो जाता है? तो ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी भी लोकतंत्र, कहीं पर भी लोकतंत्र होगा तो वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देगा कि वह देश समृद्ध हो जाएगा, यानी उस देश में बहुत ज़्यादा खुशहाली आ जाएगी, बहुत ज़्यादा लोगों के पास में पैसे आ जाएंगे, लोगों का एक लिविंग स्टैंडर्ड एक अच्छा खासा बन जाएगा। इस चीज़ की गारंटी लोकतंत्र नहीं देता है। जैसे आप हमारे देश भारत की ही तुलना कर सकते हैं, कोई बुराई करने वाली बात नहीं है। जो एक गरीब में और अमीर में, जितने अमीर हैं, जिनके पास जितनी समृद्धि है, जिनके पास में धन दौलत है, धनी लोगों के पास में एक जो धनी वर्ग है पूरा, उसके मुकाबले गरीब कितने हैं, आप इस चीज़ को लेकर समझ सकते हैं। 80 करोड़ प्लस लोग जो है आज के डेट में जो फ्री का राशन जिसको बोलते हैं, लगभग कितने सालों से सरकार दे रही है, प्रोवाइड कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क नहीं है, अच्छा नहीं है? तो ये लोकतंत्र
लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। ये लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। बाकी ए और बी दोनों सही है, पक्ष में तर्क है। सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं। अब आपको लोकतंत्र के खिलाफ तर्क बताने हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहस और चर्चा इसने इतने सारे लोगों से करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में फैसले लेने में देरी होती है। पहले स्टेटमेंट में ये बताया गया है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। तो चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लोकतंत्र के खिलाफ भी कुछ तर्क दिए गए हैं। तो कौन कौन से तर्क यहाँ पर हैं। तो फैसले में देरी होती है, तो बात तो सही है, लोकतंत्र में फैसले में देरी होती है। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली भी होती है। भारत के जो चुनाव होते हैं बहुत महंगे होते हैं। भ्रष्टाचार भी अच्छा खासा होता है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस देखा होगा कि सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है गैर संवैधानिक करार दे दिया था। फिर इसको जो है सरकार को बंद करना पड़ा अंततः। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो आपने जिनको चुना है क्या वो आपकी बात सुनते हैं। बिल्कुल नहीं सुनते हैं, किसी भी प्रकार से नहीं सुनते हैं। आप चाहे राज्य स्तर पर देख लीजिए, चाहे आप केंद्र स्तर पर देख लीजिए। तो तीनों ही जो है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क हैं। राइट आंसर यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। यहाँ पर आज के जो प्रश्न हैं ये समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पॉलिटी एमसीक्यू की जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लाइक कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी कमेंट भी कर दिया करिए, क्योंकि इतने जो है समय में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आसान नहीं है क्लासेस को बनाना, प्रश्नों को बनाना बहुत समय लगता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार ट्रेनिंग वगैरह में जाने से पहले हम आपका जितना भी सिलेबस है कम से कम एमसीक्यू के आधार पर आपका कंप्लीट करा दें। थ्योरी हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, इसलिए दोबारा थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। अभी हम एमसीक्यू आपके लिए करा रहे हैं, जिससे आपको बीपीएससी पैटर्न पे जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उससे आपको एक सहूलियत मिले। कल हम इसी टाइम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में जो 2 प्रश्न और जो 2 चैप्टर्स और हैं उन 2 चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे। उन 2 चैप्टर्स के नाम आप जो है तैयार कर लीजिएगा, पढ़ के आइएगा। और कल इन 2 चैप्टर्स जिसका नाम हम आपको बता दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर आपकी बुक में जो नई वाली होगी उसमें चैप्टर नंबर 2 होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन करके होगा। हम इंग्लिश में आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन संवैधानिक ढांचा या खाका समझ लीजिए, और साथ में जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर देखेंगे अगर इससे प्रश्न ज़्यादा बन जाते हैं तो एक ही चैप्टर लाएंगे, नहीं तो 2 चैप्टर, जैसे भी आपका होगा वैसे हम करा देंगे। तो इसके आगे आपका कल हम आपको प्रश्न कराएंगे। मॉर्निंग में हम आपको 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे आपको हम भूगोल का नेक्स्ट चैप्टर का आपको हम एमसीक्यू कराएंगे। तो भूगोल में कल हमने जो चैप्टर किया था उसका नेक्स्ट चैप्टर का हम एमसीक्यू आपको कराएंगे। पृथ्वी की आंतरिक परतों से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका नेक्स्ट, वहाँ से हम आपको एमसीक्यू कराएंगे 9 बजे। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।